तमाम बंदूकों से गोलियां चलने लगी थीं और बंदूक बरदारों की तवज्जो अब्बा और आपी की जानिब थी। बंदूक बरदारों की तवज्जो अब्बा और आपी की जानिब पाकर मैं फुर्ती से अपने करीब के बंदूक बरदार के सामने से निकलता हुआ अकबी गेट की समत दौड़ा। वो बौखलाया हुआ था, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आया। जब तक उन लोगों को कुछ समझ आया तब तक मैं अकबी गेट की जानिब दौड़ता हुआ उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। जब मैं गेट के करीब पहुंचा तो मुझे ऐसे लगा कि तमाम बंदूकों का रुख मेरी जानिब मोड़ दिया गया है। मैं फुर्ती से गेट से बाहर निकला और अंधाधुंध दौड़ने लगा। घर के अकबी जानिब झाड़ झनकार सा उभरा हुआ था। मुझे दौड़ने में काफ़ी मुश्किल पेश आ रही थी। जगह जगह झाड़ियाँ मौजूद थी जिन्हें हटाकर रास्ता बनाना पड़ रहा था। सोचने की बात तो ये थी कि मैं वहाँ से अब्बा और आपी के ऊपर फायरिंग होते देख भाग कर क्यों आया था। मैं वहाँ से भागकर इसलिए आया था कि मुझे उनका अंजाम साफ नज़र आ गया था। अब्बा को तो मैंने अपने सामने ही गोलियों से छलनी होते हुए देखा था और आपी जो उस वक्त गेट से बाहर थी, यकीनन उनका भी यही अंजाम हुआ होगा। उस वक्त मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला हुआ था और मैं पूरी रफ्तार से दौड़ता हुआ गेट की अकबी जानिब से निकला था और अब झाड़ झनकार के मैदान में दौड़ रहा था। कुछ देर के बाद वो लोग भी घर के अकबी गेट से निकलकर मेरे पीछे पीछे उसी झाड़ झनकार में चले आ रहे थे। वो साथ साथ फायरिंग भी करते हुए आ रहे थे। फिर ना जाने किस आदमी की गोली मेरे बाजू पर लगी और मैं जैसे अचानक नीचे गिर पड़ा। खुद को बड़ी मुश्किल से संभालते हुए मैं उठा और दोबारा दौड़ने लगा। सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था। कुछ देर के बाद झाड़ झनकार का मैदान ख़त्म हो गया। अब यहाँ खुला मैदान था। अगर मैं यहाँ पर रुकता तो यकीनन गोलियों का निशाना बन जाता, इसलिए मैं वहाँ पर भी पूरी रफ्तार से दौड़ता रहा। बाजू पर गोली लगने की वजह से जगह जगह खून के कतरे गिरते जा रहे थे। दौड़ते दौड़ते कुछ दूरी पर मुझे खंडर नज़र आया। मैं दौड़ता हुआ उसके अंदर घुस गया। मैंने देखा कि वो खंडर पूरी तरह से शिकस्ता हो रहा था। उसकी दीवारों में जगह जगह शिगाफ पड़े हुए थे। मैं अंदर जाते ही एक नुक्कड़ में सुकड़ सिमट कर बैठ गया। कुछ देर बाद मुझे ख्याल आया कि मेरे बाजू से गिरने वाले खून के कतरों के निशानात उन लोगों को वहाँ ला सकते हैं, और फिर यही हुआ। वो 4-5 आदमी थे जो उस खंडर में घुसे थे। मुझे वहाँ देखते ही एक ने कहा, ओ चले काके अब खड़े हो जा। मैं चारों नाचार खड़ा हो गया। उन्होंने मुझे अपने साथ चलने का इशारा किया। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उनके करीब पहुंचा और फिर एक आदमी ने मेरी कमर के साथ राइफल की नाल लगा दी। वो लोग मुझे उस खंडर से बाहर ले आए। मैंने उनसे पूछा, तुम लोग कौन हो और तुम लोगों ने मेरी आपी और मेरे अब्बा जान को तो कत्ल कर दिया, लेकिन अब मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? मेरे पीछे चलने वाले गनबरदार ने राइफल की नाल से मुझे टहोका दिया और कहा, चुपचाप चल, बस जाकर तुझे पता चल जाएगा कि हम लोग कौन हैं। मैंने खामोशी इख्तियार की और उनके साथ साथ चलने लगा। वो मुझे लेकर एक गाड़ी में बैठे और जब हम गाड़ी में बैठे तो उन लोगों ने मेरी आंख पर पट्टी बांध दी। अब मैं कुछ देख नहीं सकता था, सिर्फ आवाज़ें सुन सकता था। गाड़ी स्टार्ट हुई और ऊंचे नीचे रास्तों पर चलती हुई एक सड़क पर आ पहुंची। वो सड़क काफ़ी हमवार थी। 15-20 मिनट के सफ़र के बाद गाड़ी ने एक मोड़ मुड़ा और फिर वही ऊंची नीची जगह पर गाड़ी चलने लगी। कुछ देर वहां चलने के बाद गाड़ी रुक गई। गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर एक आदमी ने मुझे बाजू से पकड़कर जोरदार झटके से नीचे खींचा। मेरे बाजू में गोली लगी हुई थी, लिहाजा उसमें बहुत तकलीफ हुई और मैं सिर्फ कर्राह कर रह गया। वो आदमी मुझे चलाता हुआ किसी ऐसी जगह पर ले गया जिसमें कदमों की आवाज़ गूंज रही थी और ऐसा मालूम हो रहा था कि ये कोई खुली छत वाला हॉल है। शायद वो गाड़ी के गैराज से मुझे बाहर लेकर जा रहा था। चलते चलते अचानक कदमों की गूंज ख़त्म हो गई और कुछ देर और चलने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मैं किसी कमरे में आन पहुंचा हूँ। उस आदमी ने मुझे वहाँ रुकने को कहा और फिर उसने मेरी आंखों से पट्टी उतार दी। कुछ देर तक तो मैं कुछ भी न देख सका। उसके बाद जब कुछ देखने के काबिल हुआ तो सिर्फ यही देखा कि उस आदमी ने चेहरे पर काला मास्क पहना हुआ था। उस आदमी ने मेरे हाथ पुश्त पर बांधे और बाहर निकल गया। बाहर जाते हुए वो दरवाज़ा बंद करना नहीं भूला था। अब मैं तन बतकदीर होकर उसी कमरे में एक दीवार के साथ जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि कैसी ज़िंदगी थी मेरी और अब किस नहज पर आन पहुंची थी। किस तरह हम लोग
ایک نارمل زندگی گزار رہے تھے، اور کہاں اب میں اس دنیا میں بالکل اکیلا رہ گیا تھا۔ میرا کوئی بھی نہیں تھا اس دنیا میں ابا اور آپی کے علاوہ، لیکن اب تو ابا اور آپی بھی نہیں رہے تھے۔ بیٹھے بیٹھے بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو، نہ جانے کتنی دیر میں اور آنسو بہاتا رہا، اور پھر اچانک دروازہ کھلا اور ایک آدمی اندر کھانے کی ٹرے لیے داخل ہوا۔ کھانے میں مجھے دال روٹی دی گئی تھی، میں نے تھوڑا بہت کھانا کھایا، اور پھر کچھ دیر کے بعد وہی آدمی آیا اور کھانے کی ٹرے واپس لے گیا۔ اس آدمی سے بھی میں نے یہی پوچھا تھا کہ تم لوگ کون ہو اور مجھے یہ لوگ یہاں کیوں لائے ہیں؟ اس آدمی نے بھی مجھے کچھ نہیں بتایا تھا۔ اسی طرح سارا دن گزر گیا، اور اب رات کا وقت ہو چکا تھا۔ رات کو 9 ساڑھے 9 بجے کے قریب وہی آدمی آیا اور مجھے کھانے کی ٹرے دے کر چلا گیا۔ جاتے ہوئے وہ میرے ہاتھ آزاد کر گیا تھا اور دروازے کو باہر سے تالا لگا گیا تھا۔ میں نے کھانا کھایا، اور جب وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک گن بردار بھی موجود تھا۔ اس آدمی نے کھانے کی ٹرے اٹھائی، میرے ہاتھ باندھے اور واپس چلا گیا۔ کھانا کھانے کے دوران میں اپنے ہاتھوں کو کافی سکون پہنچا چکا تھا، لیکن بازو کا زخم جو کہ اب بتدریج بگڑتا جا رہا تھا، اس کو بتدریج تکلیف جاری تھی۔ بیٹھے بیٹھے اچانک میرے دماغ میں سوچ آئی کہ کہیں یہ سیٹھ محی الدین کے آدمی تو نہیں، اور یہ جگہ جہاں میں بیٹھا ہوں کہیں یہ بھی تو سیٹھ محی الدین کی ہی نہیں؟ پھر اس کا جواب مجھے کچھ دیر بعد ہی مل گیا، جب 3-4 گن بردار اندر داخل ہوئے اور مجھے اٹھا کر اس کمرے سے باہر لے آئے۔ مختلف راہداریوں سے گزرنے کے بعد میں ایک نشست گاہ میں پہنچا۔ نشست گاہ میں بیٹھے ہوئے آدمی کو دیکھ کر میں چونک پڑا، کیونکہ وہ تو سیٹھ محی الدین تھا۔ جی ہاں، سیٹھ محی الدین، وہی جو اس دن میرے ابا سے زمین لینے آیا تھا۔ زمین کے کاغذات نہ ملنے پر اس نے میرے گھر میں ہنگامہ کیا تھا، اور پھر جب ہم لوگ عدالت سے ہو کر واپس آئے تھے تو اس نے فائرنگ کروائی تھی، اور پھر اس کے بعد اس نے میری ابا جان اور آپی کو بھی تو قتل کر دیا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی میری آنکھوں میں غیظ و غضب کی چنگاریاں ابھری، میرے دل نے انتقام پکارا۔ میں نے خود پر قابو پایا اور سیٹھ محی الدین کی جانب اچانک سیٹھ محی الدین نے میری طرف دیکھا اور کہا، "او کی حال ہے اشرف صاحب؟ اور دیکھ لیا نا اب تیرے ابا نے میرے ساتھ پنگا لینے کا انجام، اور اب تو بتا تیرا کیا فیصلہ ہے؟ وہ زمین جو میں نے تیرے ابا سے مانگی تھی، کیا اب وہ مجھے تو دے گا؟" میں خاموش کھڑا سیٹھ کو دیکھتا رہا۔ اس نے 2 انسانی جانیں ضائع کر ڈالی تھیں، اور ایسی بے فکری سے بیٹھا تھا کہ جیسے اس نے مکھیاں ماری ہیں۔ کوئی قیمت، کوئی وقت، وہ تو اس کے سامنے انسانی جان کی بالکل بھی نہیں تھی۔ سیٹھ محی الدین، اس کے اصل روپ کا مجھے آج پتہ چلا تھا۔ یہ لالچی اور خود غرض انسان تھا۔ میں نے سیٹھ محی الدین سے کہا، "سیٹھ دیکھو میری بات سنو۔" میرا لہجہ پرعزم تھا۔ "اگر میرے ابا نے تمہیں میری زمین نہیں دی تو میں تمہیں تمہاری یہ خواہش کیسے پوری کر سکتا ہوں؟" سیٹھ نے کہا، "وہی ضدی پن جیسا تیرے ابا کا تھا، بالکل ویسا ہی ہے تو۔" میں نے کہا، "ٹھیک ہے، میں ویسا ہوں یا جیسا ہوں، اس سے تجھے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ بس میں نے کہا، اگر میرے ابا کا یہی فیصلہ تھا کہ تجھے زمین نہیں دینی تو میرا بھی یہی فیصلہ ہے کہ تجھے زمین نہیں دینی۔ سیٹھ محی الدین غور سے مجھے دیکھ رہا تھا اور مجھے وہاں لانے والے آدمی بھی مستعد کھڑے ہوئے تھے۔ اگر میں کوئی حرکت کرتا تو مجھے وہ گولیوں سے بھون کر رکھ دیتے۔ سیٹھ محی الدین نے کہا، چل ٹھیک ہے، دیکھ لیتے ہیں اشرف صاحب، آپ کے اندر بھی کتنا دم ہے، یہ بھی اندازہ ہو ہی جائے گا میں ایک دن۔ اور تجھے بھی آخری موقع دیتا ہوں کہ ایک دفعہ میری باتوں پہ غور کر لے۔ تیرے ابا کو بھی ایک موقع دیا تھا نا، اور انہوں نے تو عدالت میں جا کے سارا کچا چٹھا کھول دیا تھا۔ اس بات پر میں چونک پڑا۔ سیٹھ محی الدین کو کیسے پتا تھا کہ ہم لوگ عدالت گئے تھے، یا ہم لوگوں نے کسی سے اس معاملے میں باز پرس کی تھی؟ میں نے سیٹھ محی الدین سے کہا، یہ بات تم کیسے جانتے ہو سیٹھ؟ سیٹھ نے کہا، اور یہ کون سی اتنی بڑی بات ہے، ایسی چھوٹی موٹی باتیں تو ہمیں پتہ ہی ہوتی ہیں۔ میں سیٹھ محی الدین کو حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ اب سیٹھ محی الدین اپنی اسی ضد پر اڑا ہوا تھا کہ اسے وہ زمین چاہیے تو چاہیے۔ پتہ نہیں کیا خاص بات تھی اس زمین میں جو وہ زمین اسے چاہیے تھی، اور کس وجہ سے حاصل کرنا چاہتا تھا وہ یہ زمین، یہ میں بالکل نہیں جانتا تھا۔ سیٹھ محی الدین نے مجھے وہاں سے جانے کا اشارہ کیا، اور وہی گنبردار جو مجھے اس کمرے سے لے کر آئے تھے واپس مجھے اسی کمرے میں چھوڑ کر دروازہ بند کر کے چلے گئے۔
सेठ महिउद्दीन के आदमी मुझे उस कमरे में बंद करके जा चुके थे। दरवाजे के सामने जलने वाले बल्ब की रोशनी इसकी दर्जों में से कमरे में आ रही थी और हल्की हल्की रोशनी इस कमरे में मुझे महसूस हो रही थी। मैं यहाँ बैठकर ये सोचने लगा कि सेठ महिउद्दीन वो ज़मीन हासिल क्यों करना चाहता है। काफ़ी देर मैं इसी बारे में सोचता रहा। कभी मैं बैठ जाता और कभी उठकर टहलने लगता। बाजू के ज़ख्म का खून भी खुश्क होकर वहीं जम चुका था। मेरी आस्तीन भी खून आलूदा हो चुकी थी। कुछ देर के बाद अब्बा और आपी की यादें मेरे दिमाग पर यलगार करने लगी और मैं उनके बारे में सोचता रहा। मैं सोच रहा था कि शायद उन दोनों में से कोई जिंदा बचा होगा या नहीं। इस बारे में मैं अभी हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि जब उन्हें गोलियां लगी थी तो मैं तो वहां से भागकर निकल आया था और फिर इन लोगों के नरगे में आ गया था। फिर मैंने सोचा कि यहाँ से निकलने की कोई तदबीर करनी चाहिए, लेकिन बंधे हुए हाथों के साथ यहाँ से निकलना बिल्कुल नामुमकिन था। ये बिल्कुल नामुमकिन सी बात नज़र आ रही थी कि मैं बंधे हुए हाथों के साथ यहाँ से निकल सकता। मैंने कमरे में इधर उधर घूम फिर कर कोई नोकदार चीज़ तलाश करना चाहिए, जिसमें मैं नाकाम नहीं रहा और मुझे एक छोटा सा नोकदार शीशे का टुकड़ा मिल गया। ये किसी कांच की बोतल का टूटा हुआ टुकड़ा था। मैं एक दीवार के साथ बैठकर अपने हाथों को खोलने की कोशिश करने लगा। उस नोकदार टुकड़े को मैं रस्सी पर रगड़ने लगा। कुछ देर के बाद आहिस्ता आहिस्ता रस्सी कटने लगी और मेरे दिल में एक उम्मीद सी पैदा होती जा रही थी कि मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। कुछ देर के बाद मेरी कोशिशें रंग लाईं और वो रस्सी कट कर मेरे हाथों से अलहदा हो चुकी थी। अब मेरे हाथ आज़ाद थे। मैंने हाथों को हिलाकर खून की गर्दिश रवां करना चाही, तो जैसे ही ज़ख्मी बाजू को हिलाया मेरे मुंह से हल्की सी कराह निकल गई, क्योंकि खून जम चुका था और मेरा बाजू का ज़ख्म बिल्कुल अकड़ चुका था। आहिस्ता आहिस्ता मैं खून को रवां करने की कोशिश करने लगा और फिर मैंने गौर से उस कमरे का जायज़ा लिया। इस कमरे की अकबी समत पर एक खिड़की थी जिसमें सलाखें लगी हुई थी। मैंने इन सलाखों को उखाड़ने का सोचा, लेकिन ये काम काफ़ी मुश्किल बल्कि एक हद तक नामुमकिन था। लेकिन वो कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लिहाजा मैं भी उठकर खिड़की की जानिब बढ़ गया। मैंने एक सलाख को हिलाया तो वो अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिली। मैंने दोबारा उसी पर तब आजमाई की। कुछ देर के बाद वो अपनी जगह से थोड़ा थोड़ा हिलने लगी। मेरे दिल में एक उम्मीद सी बंधी कि मैं इस सलाख को अपनी जगह से उखाड़ लूँगा। मैं इस पर तबाह आजमाई करता रहा। काफ़ी देर कोशिश करने के बाद वो सलाख उखड़ चुकी थी। अब उसके साथ वाली सलाख को उखाड़ना मुश्किल नहीं रहा था। मैंने उसके साथ वाली 2-3 सलाखें उखाड़ी और अब इतनी जगह पैदा हो गई थी कि मैं सुकड़ सिमट कर यहाँ से निकल सकता था। मैं खिड़की में चढ़ा और सुकड़ सिमट कर उससे बाहर निकल गया। अब मैं उस कमरे की अकबी जानिब दीवार से लगा खड़ा था। मैं बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके साथ से गुजरा और जिस हवेली में मुझे कैद किया गया था उसकी बैरूनी दीवार के पास पहुंच गया। ये दीवार काफ़ी बुलंद थी। मैंने दीवारों के साथ हाथ जमाए और उचक कर ऊपर चढ़ गया। ये कहने में तो बहुत आसान लग रहा है, लेकिन इसको करने में काफ़ी मुश्किल पेश आई थी, क्योंकि एक मेरा बाजू ज़ख्मी था। बाजू की तकलीफ़ को ज़ब्त करते हुए मैं उस दीवार से दूसरी जानिब कूद गया और फिर मैं बेतहाशा दौड़ने लगा। मैं हैरान था कि उन लोगों को अभी तक मेरे फरार की खबर नहीं हुई थी। दौड़ते दौड़ते मैं एक सड़क पर आन पहुंचा। अंधेरे में मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर देखा तो उसके इर्द गिर्द के दरख्त देखकर मुझे महसूस हुआ कि ये मेरी जानी पहचानी सड़क है। मैं इस पे बाएं समत चलने लगा। इधर ही जाकर हमारा घर आता था और हमारे घर के साथ चचा रहीम का भी घर था, जो मेरे अब्बू के बहुत अच्छे दोस्त थे। मैंने उन्हीं के घर जाकर रहने का फैसला किया। कुछ देर के बाद मैं उन घरों के करीब पहुंच चुका था। यहाँ पहुंचकर मैं आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा और फिर मैं अपने घर के दरवाजे के सामने से गुजरा, जो बिल्कुल खुला पड़ा था। पहले मैंने इसके अंदर जाने का फैसला किया, फिर इस फैसले को तर्क करके मैंने चचा रहीम के घर ही जाने का फैसला किया और उनके घर के दरवाजे के सामने पहुंचकर मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। पहले तो कोई जवाब नहीं मिला,
दोबारा दस्तक देने पर अंदर से चचा रहीम की आवाज़ उभरी, कौन है? आता हूँ। मैंने कहा, चचा मैं हूँ अशरफ, दरवाज़ा खोलिए। ये सुनकर चचा रहीम तेज़ तेज़ कदमों से दरवाजे के पास आए और उन्होंने दरवाज़ा खोलकर मुझे गले से लगा लिया। मैंने गौर से उनकी जानब देखा तो उनकी आंखें नमनाक थीं। बेख्तियार मेरी आंखों से भी आंसू बहने लगे। फिर वो मुझे तसल्लियाँ देते हुए घर के अंदर ले आए। घर के अंदर ले जाकर उन्होंने मुझे एक कमरे में बिठाया और ख़ुद भी मेरे सामने बैठ गए। कुछ देर बाद उन्होंने अपनी बेटी को आवाज़ दी जिसका नाम तहजीब था। वो कुछ देर के बाद आई और अपने साथ वो मेरे लिए चाय भी लेकर आई थी। चाय पीते हुए मैंने चचा से पूछा, चचा क्या हुआ? क्या अब्बा और आपी इन दोनों में से कोई बचा या नहीं? चचा बोले, बेटा तुम्हारे अब्बू को तो उसी वक्त गोलियां लग चुकी थीं। तुम्हारे सामने की ही बात है, क्योंकि जब वो तुम लोगों को लेकर जा रहे थे तो मैं अपने घर की दीवार के साथ खड़ा होकर ये देख रहा था, लेकिन माजरत करना चाहता हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सका और वो अपना काम कर गए। मैंने कहा, कोई बात नहीं चचा, उन लोगों के सामने तो आप कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि वो लोग मुसल्लह थे और आपके पास तो कुछ भी नहीं था। खैर आगे बताइए क्या हुआ? उन्होंने कहा कि तुम अपने अब्बा के बिल्कुल करीब थे, तुमने खुद ही देखा था कि उन्हें गोलियां लग चुकी थी और वो नहीं बचे। हाँ, जो तुम्हारी बाजी सोनिया हैं उन्हें गोलियां लगी तो थीं, लेकिन जब वो गोलियां मार कर वहाँ से भागे थे तो हम लोग वहाँ पहुँचे तो तुम्हारी बाजी की कुछ सांसें अभी बाकी थीं, तो उनको हमने हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया है। अब देखते हैं क्या होता है। मैंने कहा, चलो कोई तो उम्मीद है कि बाजी अभी ज़िंदा हैं। उसके बाद चचा ने मुझे कहा कि अब तुम यहाँ से बाहर नहीं निकलोगे क्योंकि सेठ मोहिउद्दीन के आदमी तुम्हें तलाश कर रहे होंगे, और वैसे अब तक तुम कहाँ थे? फिर मैंने अपने साथ गुजरने वाली सारी रुदाद उन्हें सुना डाली। दोबारा चचा ने यही कहा, अब तो तुम बिल्कुल नहीं निकलोगे यहाँ से, क्योंकि जब सेठ के आदमी तुम्हें उस कमरे में नहीं पाएंगे तो वो तुम्हें जगह जगह भूखे कुत्तों की तरह तलाश करना शुरू कर देंगे। मैंने कहा, ठीक है चचा, मैं आपकी हिदायत पर अमल करूँगा। कुछ देर के बाद चचा ने मुझे सोने के लिए मेरा कमरा दिखाया और वो खुद भी सोने चले गए। तहजीब हमसे पहले उठकर सोने जा चुकी थी। मैं जब बिस्तर पर लेटा तो मुख्तलिफ सोचें मेरे दिमाग पर यलगार करने लगी और न जाने कब मैं सो गया। फिर सुबह मुझे चचा रहीम ने उठाया। उन्होंने कहा, नाश्ता कर लो, उसके बाद मैं हॉस्पिटल जाकर तुम्हारी बाजी का पता करके आता हूँ। मैंने कहा, ठीक है, और फिर चचा हमारे साथ नाश्ता करने के बाद चले गए। अब घर में मैं और तहजीब अकेले रह गए थे। कुछ देर के बाद चचा वापस आए। उन्होंने बताया कि तुम्हारी आपी की हालत बदस्तूर वही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा उनकी हालत में। मैंने कहा, ठीक है चचा, ये तो अब अल्लाह ही जानता है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। उन्होंने कहा, हाँ बेटा, बिल्कुल ऐसा ही है। आज चचा रहीम भी घर पर ही रहे थे, वो भी कोई काम करने के लिए बाहर नहीं गए थे और मैं भी सारा दिन वहीं रहा था। शाम को मैंने कहा चचा को कि चचा अब आपको जाकर पता कर आना चाहिए। तो चचा ने कहा, हाँ बेटा, मैं वहाँ जाता हूँ, लेकिन मैंने कहा चचा आप वहाँ एहतियात से जाइएगा और बाजी का मालूम करने के लिए भी आपको काफ़ी एहतियात करना होगी, क्योंकि अगर सेठ के आदमियों को इस बात की भनक लग चुकी है कि अभी अशरफ की आपी सोनिया ज़िंदा है तो हॉस्पिटल में भी उसने कोई ना कोई अपना आदमी भेज रखा होगा। चचा ने कहा, हाँ मुझे मालूम है और मैंने उसके आदमी को वहाँ देखा भी था। क्या? मैंने कहा, हाँ बेटा, सही कह रहा हूँ मैंने कहा, चचा फिर तो आपको एहतियात करनी होगी। उन्होंने कहा, हाँ बेटा, मुझे मालूम है और मैं एहतियात ही करूँगा। उसके बाद चचा रहीम वहाँ से चले गए और फिर वो अकेले वापस नहीं आए, बल्कि उनके साथ 2-3 और आदमी और एक सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ बदन भी मौजूद था। मैंने चचा के चेहरे की तरफ देखा तो वहाँ बेइंतहा गम नज़र आया। मैं ये देखकर समझ गया कि आपी भी ज़िंदा नहीं बची थीं और फिर बेख्तियार मेरी आंखों से दोबारा आंसू बहने लगे। आंसू तो चचा की आंखों से भी बह रहे थे, लेकिन वो मुझे तसल्लियाँ दे रहे थे कि बेटा ये तो अल्लाह का हुक्म था और इसे कोई टाल नहीं सकता। रोते रोते मैं बेहोश हो गया। बड़ा गहरा सदमा लगा था मुझे आपी की मौत का। फिर उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता जब मैं होश में आया तो चचा रहीम मेरे पास बैठे हुए थे।
मुझे होश में आता देख चचा ने मेरे मुंह से पानी का गिलास लगाया। पानी पीने के बाद मेरी तबीयत कुछ संभली और मैंने चचा से पूछा, चचा क्या आप ही का जनाजा हो चुका है? चचा ने कहा, नहीं बेटा अभी तक तो नहीं। मैंने कहा, चचा मुझे भी इस जनाजे में शरीक होना है। चचा ने कहा, नहीं बेटा तुम इस जनाजे में शरीक नहीं हो सकते क्योंकि तुम जानते हो कि सेठ के आदमी तुम्हें अच्छी तरह पहचानते हैं और फिर भी तुम ये बात कर रहे हो। मैंने कहा, जो भी हो चचा मैं इस जनाजे में शरीक होकर रहूँगा। कुछ देर सोचने के बाद चचा रहीम ने कहा, चलो ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन इसके लिए तुम्हें बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। मैंने कहा, जो एहतियात हो सकी वो तो मैं करूँगा। चचा ने कहा, ठीक है मैं कुछ बंदोबस्त करता हूँ तुम्हारा इस जनाजे में शरीक होने का। मैंने चचा से पूछा, कैसा बंदोबस्त चचा? चचा ने कहा, एक तरीके से तुम इस जनाजे में शरीक हो सकते हो। मैंने कहा, कैसे? चचा ने बताया, थोड़ी सी तुम्हारे हुलिये में तब्दीली लाकर तुम्हारी पहचान मुश्किल बनाई जा सकती है। मैंने कहा, हाँ ये तो हो सकता है अगर मुमकिन हो तो। चचा ने कहा, हाँ मेरे पास कुछ सामान मौजूद है जिसकी मदद से तुम्हारा हुलिया बदला जा सकता है। मैंने कहा, कितना वक्त रह गया है चचा जनाजे में? चचा ने कहा, सिर्फ आधा घंटा। मैंने कहा, ठीक है फिर मेरा हुलिया बदलने का कोई बंदोबस्त कीजिए। चचा ने कहा, ठीक है मैं अभी अपने कमरे से सामान लाता हूँ। ये सुनकर मुझे मालूम पड़ा कि मैं अभी भी चचा ही के घर में मौजूद हूँ। चचा जब कमरे से बाहर जाने लगे तो मैंने उनसे पूछा, चचा आप ही का जनाजा कहाँ होगा? उन्होंने बताया कि बेटा यहीं पर हमारे गांव के करीब जो कब्रिस्तान है वहीं होगा। मैंने कहा, ठीक है। उसके बाद चचा कमरे से बाहर निकल गए। कुछ देर के बाद जब वो वापस आए तो उनके पास एक छोटा सा थैला मौजूद था। वो आते ही बोले, ये देखो अशरफ बेटा ये है मेकअप का सामान। मैंने इसे देखते हुए कहा कि चचा एक कदर दाढ़ी मूंछ ही काफ़ी होगी। तो चचा ने कहा, हाँ ठीक है लेकिन साथ में एक चश्मे का इजाफा कर दो। मैंने कहा, ठीक है। फिर चचा ने मेरे चेहरे पर दाढ़ी मूंछ चिपकाई और एक चश्मा लगाकर मैंने खुद को जब आईने में देखा तो मुझे खुद की पहचान काफ़ी बदली हुई महसूस हुई। मैंने चचा से पूछा, चचा अब क्या मुझे कोई पहचान सकता है? चचा ने कहा, बेटा जो तुम्हारे बहुत करीब रहने वाले हैं वो तुम्हें बड़ी आसानी से पहचान लेंगे, लेकिन जो तुम्हें कभी कभी देखते हैं वो पहली नज़र में तुम्हें नहीं पहचान सकेंगे। हाँ अलबत्ता गौर से देखने पर तुम्हें पहचाना जा सकता है। मैंने कहा, ठीक है। फिर आधा घंटा पता नहीं कब गुजर गया, पता ही नहीं चला और फिर हम लोग आप ही का जनाजा पढ़ने के लिए चले गए। जनाजा पढ़कर हम लोग फारिग हुए, सब ने दुआ की और जैसे ही लोग इधर उधर होने लगे अचानक फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दी।